सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया आखिर कितना सोशल है। सोशल मीडिया संचार का बहुत अच्छा माध्यम माना गया, लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया का भी दूसरा पहलू इसके दुरुपयोग और दुष्प्रभाव को लेकर है। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इसलिए खोजने की कोशिश करेंगे कि देश की शान कहा जाने वाला बेंगलुरु 2 दिन पहले अशांत हो गया, और यह अशांति किसी और कारण से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर महज एक पोस्ट के नतीजा थी। और उस नतीजे का अंजाम यह था कि एक विधायक के घर पर हमला हो गया, थानों पर हमला हो गया, 200 से ज्यादा वाहन जला दिए गए, पुलिस की गोली में 3 दंगाई मारे भी गए। कुल मिलाकर एक शांत शहर अशांति की आग की भेंट चढ़ गया। कारण केवल एक कि सोशल मीडिया पर एक विधायक के नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा कुछ पोस्ट कर दिया गया। कमोवेश दूसरे नजारे भी देश में देखने को मिल रहे हैं। तमाम राजनेताओं के संदर्भ में अगर कहीं कोई टिप्पणी हो जा रही है और वो राजनेता अगर सत्ता में है तो उसे वो टिप्पणी इतनी अखड़ जाती है कि वह तुरंत उस पर मामला दर्ज कराने की कोशिश में, गिरफ्तार करा देने की कोशिश में, प्रकटित करा देने की कोशिश में इसमें जुड़ जाता है। ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रह जाती है और ना ही दूसरी तरफ कहीं शब्दों की मर्यादा रह जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया के संदर्भ में हम जहां किस और रहे हैं। जिस सोशल मीडिया ने किसी समय पर ट्यूनीशिया में अरब क्रांति का सूत्रपात किया था, जिस सोशल मीडिया की ताकत को इतना बढ़ चढ़कर आंका गया था सकारात्मक अर्थों में, वह अब नकारात्मक अर्थों में हमारे आसपास कैसे पसर रहा है। 6 खास मेहमान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे, लेकिन उस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए ही है। हमारा विचार सूत्र के तहत आज कहता है कि जीवन में विचार का जो महत्व है वही महत्व समाज में विश्वास का है। विश्वास ही मनुष्य समाज की आस, प्यास और श्वास है। इसे बचाए रखना है क्योंकि विश्वास सृष्टि की बुनियाद है। जैनाचार्य रमेश मुनि जी ने राजस्थान प्रवास के दौरान यह सूत्र वाक्य हमें दिया था कि कुल मिलाकर विश्वास हमारे सामाजिक जीवन का आधार है, और सोशल मीडिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह विश्वास की हत्या करते हुए अविश्वास का वातावरण बनाते हुए है। एक दौर चल निकला है जिसके माध्यम से लोग अपने जायज या नाजायज उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोशल मीडिया को माध्यम बना रहे हैं। अचानक तमाम नेताओं की वल्दियत बदल दी गई है। पंडित नेहरू, जिनको हम जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर पूजनीय मानते थे, जिनके नाम के आगे पंडित लगाते थे, सोशल मीडिया में कहानियां भरी पड़ी हैं जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि उनके पूर्वज तो सारे मौलाना थे, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते थे। फिरोज गांधी पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया को थोड़ा खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके धर्म, उनकी वल्दियत सबको बदल दिया गया है। यह सिलसिला दोनों पक्षों के संदर्भ में है, चाहे वो बात नरेंद्र मोदी के संदर्भ में हो, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो, चाहे कांग्रेस के संदर्भ में हो, या सामाजिक क्षेत्र में जिनकी भी कुछ प्रतिष्ठा है, जिनके थोड़ा भी कहीं सम्मान है, तो उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार की शब्दावली, किसी प्रकार की भी कहानी आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे किसी भी रूप में मिल सकती है। किसी नेता का कोई बयान आ जाए, आप किसी भी प्रकार के शब्दों के साथ में टिप्पणी कर देते हैं और चाहते हैं कि बच निकले। ये सारी परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। 6 खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में देश के जाने माने पत्रकार सुनील कुमार जी, वह हमारे साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार विधायक कुणाल चौधरी आज इस पैनल में हमारा हिस्सा है। हमारे साथ में पवन दुग्गल साहब भी होंगे जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। चर्चित पुलिस अधिकारी रहे पंकज चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं। अरुण यादव जो साइबर सेल इंचार्ज हैं हरियाणा भाजपा के, वो हमारे साथ में। अभिनव बरोलिया मध्य प्रदेश आईटी सेल का काम देख रहे हैं, वह भी हमारे साथ में है। आप सबके साथ में हम अपनी चर्चा के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट सोशल मीडिया के संदर्भ में जो हमने खास तौर पर तैयार की है इस कार्यक्रम के लिए। आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना मुख्य रूप से शामिल है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौर में लोग ये भूल जाते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक सीमा तक ही रहती है। अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं होता कि भाषा की मर्यादा का ध्यान न रखा जाए या वर्जनाओं को तोड़ते हुए अपनी बात को अभिव्यक्त किया जाए। सोशल मीडिया पर लिखी किसी बात से दंगे भी भड़क जाते हैं, जैसा कि हाल ही में बेंगलुरु में हुआ। यहाँ एक फेसबुक पोस्ट से हालात बिगड़ गए।
तो दूसरी तरफ सरकारें और राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर लिखी बातें कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते और एफआईआर की नौबत तक आ जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके एक ट्वीट से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर ली गई थी। इसी तरह राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पोस्ट के चलते केस दर्ज हो चुके हैं। इस तरह की एफआईआर से आम लोग भी बचे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर कार्टून्स भी खूब चल रहे हैं और उन कार्टून्स का विरोध करने वाले पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के चलते मॉब लिंचिंग की भी खबरें आई हैं। देश में जब आईटी एक्ट यानी साइबर लॉ बना तो उसमें एक धारा थी 66A, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ और महाराष्ट्र में हुए एक घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में धारा 66A को निरस्त कर दिया। इसके बाद पूर्व विधि सचिव और लोकसभा के पूर्व महासचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने साइबर लॉ की कुछ धाराओं में संशोधन की सिफारिश की। वहीं सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहना पड़ा। सोशल मीडिया पर किसी को भी ट्रोल कर देना, कुछ भी लिख देना, असहमत होने पर गाली गलौज तक कर देना, ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बनाम सहिष्णुता और असहिष्णुता को किस तरह से देखा जाए। सवाल ये भी है कि इस बारे में कानून क्या कहता है, समाज या लोग क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सोशल मीडिया कितना सोशल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो सोशल मीडिया जिसके संदर्भ में उम्मीद थी कि इसके चलते समाज जुड़ेगा, विश्वास का वातावरण बनेगा, वह समाज में अविश्वास का वातावरण बनाने, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, अपने मनचाहे दुराग्रहों को व्यक्त करने का माध्यम बनता जा रहा है। कितना जायज और कैसे इसे रोकें, इसी पर आज हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जो राजनेता पक्ष में रहते हुए अपने अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं, वही विपक्ष की स्थिति में आते ही अपने सुर, अपने तरीके क्यों बदल देते हैं। सुनील कुमार जी मेरे साथ में। सुनील कुमार जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप पूरे मामले को? दो स्थितियां, गलत है उस पर कार्रवाई समझ में आती है, पर व्यंग के लिए भी कोई गुंजाइश सत्ताधीश नहीं छोड़ रहे हैं, इसको लेकर आपकी टिप्पणी दोनों विषयों पर। देखिए, सोशल मीडिया को मैं दुनिया में चल रहे मुख्य धारा के मीडिया से बहुत अलग करके नहीं देखता। दोनों औजार हैं जी। मीडिया भी औजार था, सोशल मीडिया भी औजार है। फर्क केवल ये है कि सोशल मीडिया हिंदुस्तान में हम उस दौर में देख रहे हैं जब हिंदुस्तान में सहिष्णुता और बर्दाश्त करीब करीब खत्म हो गए हैं। राजनीतिक दलों के बीच, धर्मों के बीच, विचारधाराओं के बीच आप देखेंगे कि एक किसी के लिखे हुए एक ट्वीट के ऊपर 100 हजार लोग जी बलात्कार की धमकी देते हैं, उनके माँ बहनों के साथ बलात्कार की धमकी देते हैं। और इस देश का आईटी कानून जो कि अनुपातहीन तरीके से कड़ा बना हुआ है, वो कुछ भी नहीं करता। आपको याद होगा, हमने और आपने दोनों ने अखबारों में जब काम शुरू किया था, आपने कुछ बाद में किया, मैंने थोड़ा पहले किया, उस वक्त अखबारों की कुछ खबरों को लेके भी दंगे होते थे। अगर आपको याद होगा कि भोपाल के दंगे हुए, उसके जांच आयोग ने ये अपनी रिपोर्ट में लिखा। भोपाल के दो बड़े अखबारों के नाम लिखे, उनके बारे में ये लिखा कि इनकी खबरों के बाद दंगे शुरू हुए, इनकी खबरों की वजह से दंगे शुरू हुए। और मैं तो अखबारों के और पहले की बात कहता हूं हिंदुस्तान में कि आप एक गाय काट के मंदिर में फेंक दो, सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो और दंगे का मजा लो। ये इस देश की लंबी परंपरा रही है, लंबा इतिहास रहा है। सोशल मीडिया एक नया औजार है, इसलिए वो बदनाम अधिक हो रहा है। दूसरी बात, सोशल मीडिया औजार की खूबी यह है कि वो बहुत तेज रफ्तार है। आप अभी पोस्ट करते हैं और 10 मिनट के भीतर 20 बलात्कारी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, 40 हत्यारे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस रफ्तार की वजह से हमको लग रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से तनाव तेजी से भड़क रहा है। सोशल मीडिया, आप मानहानि के मुकदमे देखिए, इसी छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख अखबार के संपादक को मानहानि के मुकदमे में 6 महीने की कैद हुई थी। राजन सायल ने मुकदमा किया था वो। तो ये पहले भी होते रहा है, ये आज नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज ये हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया की रफ्तार बहुत तेज है, वो इंस्टेंट है, तात्कालिक है वो, तो उसकी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई भी तुरंत हो रही है। और जो मैंने कहा, मैं उसको दोहरा के बात खत्म करता हूं कि देश में बर्दाश्त कम हो रहा है।
जी दुनिया के दूसरे देशों में अभी भी लोग सभ्य लोगों की तरह सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान अधिक से अधिक असभ्य होते चल रहा है, हम अधिक से अधिक अलोकतांत्रिक होते चल रहे हैं, हमारा बर्दाश्त खत्म होते चल रहा है। ये वजह है कि आज हम सोशल मीडिया को एब्यूज कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया के पीछे जो लोग हैं, जी यही लोग गाय सुअर, अखबार की मानहानि, दंगा भड़काने वाले अखबार हम ही लोग थे। आज व्यापक हो गया है, आज उसका अधिक लोकतांत्रिकरण हो गया है उसका। जी आज हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया हो गया है, जी इसलिए हमको वो अधिक व्यापक दिख रहा है। जी लेकिन मैं इसमें कोई नई चीज नहीं देखता हूं। जी। हम लगातार झेल रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया के मुकाबले देश में गिरता हुआ बर्दाश्त की कमी जो है, असहिष्णुता जो है, जी वो जिम्मेदार है। हम तोहमत सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमारे साथ में अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए। अभिनव जी, इस सोशल मीडिया के संदर्भ में सामाजिक पहलू हैं, वो तो अपनी जगह है, राजनीतिक दल इस संदर्भ में खासतौर पर निशाने पर हैं कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का जो सिलसिला राजनीतिक दलों ने शुरू किया है, उस दौरान अपनी सुविधा के अनुसार तथ्यों को प्रस्तुत करना, गलत तथ्यों को भी अलग अलग फेक आईडीज के माध्यम से क्रिएट करना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि तमाम प्रकरण अलग अलग राजनीतिक दलों के संदर्भ में ये सामने आए हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ में हैं, वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि दूसरों के संदर्भ में आप इतनी परेशानी महसूस करते हैं, पर राजनीतिक दल स्वयं सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल के लिए कितना जिम्मेदार, आप क्या बोलेंगे अभिनव जी? डॉक्टर हिमांशु जी, आपने इस डिबेट की शुरुआत बहुत अच्छे से करी। विचार और विश्वास, ये दो बातें आपने बोली हैं। विचार जो हम सोशल मीडिया जिस तरीके से शुरू हुआ था, तो सोशल मीडिया पे हम जब अपनी बात रखते थे, विचार, अच्छे विचारों के साथ हमें आना चाहिए। और विश्वास, जिसपे जो आप लिखते हैं उस पर सामने वाला विश्वास करे। दोनों ही चीज, मुझे आरोप नहीं लगा रहा मैं किसी पार्टी पर, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, नफरत फैलाने की फैक्ट्री बनकर जिस तरीके से लोगों में हिंदू मुस्लिम का विवाद जिस तरीके से शुरू किया गया, आप देखेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से ऐसा कुछ होगा, मैं भाजपा पे इल्जाम इसलिए लगा रहा हूं कि जिस तरीके से वो लोग नफरत फैलाने की चीजें सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से दंगे होते हैं, गुड़गांव में किस तरीके से दंगे हुए, किस तरीके से हर शहर में दंगे फैले, इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया है। जिस तरीके से भाजपा ने गंदगी फैलाकर सोशल मीडिया के थ्रू पूरी गलत चीजें करी हैं, उस चीज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये दिख रहा है। आज भी हम देखेंगे हमारे यहाँ पर एडिटिंग करके जिस तरीके से होर्डिंग को चेंज करके लगाया गया, हमने भी आज साइबर क्राइम में, क्राइम ब्रांच में जाकर भोपाल में एफआईआर दर्ज करी है। तो ये हमेशा की तरह भाजपा जो पार्टी है, इसने हमेशा गलत को फैलाया है, नफरत को फैलाया, अच्छी चीजें कभी भी नहीं फैलाई हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं से पहले एक संदर्भ का हवाला देता हूं। गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जो कमेटी इसलिए बात की जांच के लिए बनी थी कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं अचानक इतनी क्यों बढ़ रही हैं, और उसके जो निष्कर्ष आए, उस निष्कर्ष ने सोशल मीडिया पर फर्जी संदेश और अफवाहों को इसके संदर्भ में जिम्मेदार ठहराया। चर्चा भी आज हम जो कर रहे हैं वो बेंगलोर का इंसिडेंट जो 2 दिन पहले हुआ उसके मद्देनजर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप जैसे तमाम राजनीतिक दलों को पता है कि गलत किस्म के संदेश किस किस्म का वातावरण निर्मित करते हैं, तो भी आपसे जुड़े हुए तमाम राजनेता मौका चूकते कहां हैं? सोशल मीडिया के संदर्भ में जिस प्रकार का औजार खासतौर पर देश के राजनीतिक दलों ने बनाया है, राजनेताओं ने बनाया है, इसको लेकर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अभिनव जी आप? बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं, जिस तरीके से घटनाक्रम इस देश में चल रहा है, कर्नाटक की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हमारी अच्छी बातें आज आने वाली पीढ़ी को हम कैसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको किस दिशा में ले जाना है, वो नहीं हो रहा है। आप व्हाट्सएप के ग्रुप ले लें, चाहे फेसबुक ले लें, चाहे ट्विटर ले लें, सब जगह सिर्फ नफरत की बातें हो रही हैं। विगत पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया का बेजा जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ है, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसी चीज को समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम, कभी आज से 10 साल 15 साल पहले हिंदू मुस्लिम बात बहुत देखी ही नहीं जाती थी, लेकिन आज
हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से फैल रहा है वो भाजपा की देन है। मैं अरुण यादव जी के पास चलता हूं। अरुण यादव जी, आपसे सवाल करूं उससे पहले कुछ इतिहास का पन्ना पलटता हूं। 2012 में बाल ठाकरे साहब का निधन हुआ और उसके सिलसिले में पूरी मुंबई को बंद कर दिया गया। उस सिलसिले में एक शाहीन नाम की युवती के द्वारा कोई टिप्पणी की गई और मीनू नाम की युवती के द्वारा उसको लाइक कर दिया गया। प्रताप इतना रहा पुलिस का कि दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। इसके खिलाफ एक याचिका लगी, जिसका नतीजा 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर धारा 66A के समाप्ति के रूप में आया। यह कुल मिलाकर घटनाक्रम था। बदल जाने के बाद भी अब स्थिति यह है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ एक मीम शेयर कर दिया जाता है तो वो भाजपा की कार्यकर्ता है, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जमानत भी नहीं होने दी जाती। जीतू पटवारी चुने हुए विधायक मंत्री रहे, एक अगर व्यंग के संदर्भ में कार्टून शेयर कर लेते हैं ट्विटर पर प्रधानमंत्री के संदर्भ में, जिन्हें आप लोग प्रधान सेवक भी बोलते हैं, तो उसमें इतनी आग लग जाती है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है। वो तो कांग्रेस साथ में खड़ी हो गई, नहीं तो अभी तक में जीतू पटवारी भी जेल में दिख जाते तो कोई दिक्कत नहीं। जानने का विषय ये कि सुनील कुमार साहब ने जो ये कहा कि हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है, तो बर्दाश्त कम करने की क्षमता जनता के संदर्भ में तो ठीक, ये जो सत्ता में बैठे हुए राजनेता हैं, इनके अंदर इतनी कम क्यों होती जा रही है? इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? बहुत साधुवाद देता हूँ जी। एक है कि और काफी सोशल मीडिया के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक चैनल के बारे में डिबेट करते हैं। जैसे मेरे मध्य प्रदेश IT सेल के कांग्रेस के साथी ने तो ऐसा किया है कि सारी गलत चीज सोशल मीडिया पे भारतीय पार्टी कर रही है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हमें सोशल मीडिया को जो बदनाम करने का एक साजिश रची जा रही है, उसके मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए, मालूम कार भी है, कार भी एक इस्तेमाल का एक होता है, ऐसी सोशल मीडिया भी एक टूल है। तो कोई व्यक्ति फैमिली के लिए कार इसका इस्तेमाल करता है और कई जो होते हैं वो उसमें बम लगा के बॉम्ब से उड़ा भी देते हैं। इसमें सोशल मीडिया को ज्यादा बदनाम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया एक टूल है। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान पूरा हम सिनेरियो देखें, सोशल मीडिया ने बड़े सकारात्मक ढंग से लोगों की मदद की है। सोशल मीडिया के जरिए जितने भी ट्वीट्स हुए हैं, चाहे किसी की हेल्प के लिए हुए हो, तो खाना पहुंचाने की बात हो, कम्युनिटी के लोगों से जुड़े और लोगों की बहुत मदद हुई है। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी सुनील कुमार जी ने कहा कि अखबार हो चाहे को हर सिक्के के, और आपने भी कहा था कि भी हर सिक्के के पहलू होते हैं, तो दो पहलू हैं, तो नेगेटिव और हमें हर समय पॉजिटिव दिशा में देखना है। तो सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जी, सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल था वो सवाल इस बात का था कि लोग अगर अपनी असहमति को मर्यादित तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, व्यंग्य के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं, तो सत्ता में बैठे हुए राजनेता या सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चाहे वह ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान का मामला हो, चाहे अन्य कांग्रेस शासित राज्यों का मामला हो, जहां जो पार्टी सत्ता में है वो अपने संदर्भ में होने वाली टिप्पणी को लेकर इतनी ज्यादा बौखला क्यों जा रही है? देखिए, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, बौखला क्यों गई है वो तो सबको पता ही जी। सोशल मीडिया पे भी अगर बात करें, ये बेंगलोर की घटना का अगर संदर्भ में लूं जी, कोई भी घटना हो, चाहे कोई भी ट्वीट हो जी, हिंदू, मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियन, इन सब में की कोशिश की जाती जी। मैं वही कह रहा हूँ कि टॉलरेंस लेवल सुनील जी ने बताया, चाहे वो पहले अखबार हो चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, तो टॉलरेंस लेवल तो एक इंडिविजुअल का विषय है जी। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज लोग लिखते हैं जी, उसको टॉलरेट करके उसको सकारात्मक ढंग से चीज को लेते हुए, मैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल और पार्टी भी इस तरीके से करती है। मेरे साथ में कुणाल चौधरी जी हैं। कुणाल जी, आपके परम मित्र हैं जीतू पटवारी, समय समय पर वह भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं, आपकी पार्टी के पुरोधा हैं दिग्विजय सिंह, उनके संदर्भ में तो कहूं ही क्या, जितना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जिस रूप में व्यक्त हो रही है, दो संदर्भ में करना चाहता हूं मैं उस पर बात। एक, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया,
और दूसरा, उनसे असहमत लोग जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उन नेताओं के ट्वीट के नीचे की भाषा देखेंगे, सड़क पर जो सड़क छाप भाषा कही जाती है ना, अभद्र भाषा जिसे कही जाती है, जिसे कार्यक्रम में बोला भी नहीं जाता, उन शब्दों का इतनी सहजता से इस्तेमाल लोग करते हैं। किस नजरिए से कुणाल चौधरी इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं? कि सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो इस देश में एक नई चीज आई और कहीं ना कहीं लोगों ने इसका उपयोग भी करा। हर चीज दो पहलू होते हैं, जैसी बात हुई कि सिक्के के दो पहलू होती है, एक नकारात्मकता होती है, एक सकारात्मकता होती है। और ये भी हम जानते हैं कि नकारात्मक चीजें बहुत तेज चलती हैं, जल्दी चलती हैं, और अफवाहें हमेशा से जो तय होती हैं वो तेजी से फैला करती है। और यही काम इसके अंदर है, और इसके अंदर कई राजनीतिक दलों ने इस बात को सीधे सीधे लेने का काम किया कि ट्रोल आर्मी बना के काम करो, नफरत की बात करो, घृणा की बात करो, लोगों को जो विश्वास है मूल मुद्दों से कैसे हिंदुस्तान की जनता का ध्यान उठाया जाए। आज मूल मुद्दे जो है कि आप रोजगार की स्थितियों पे बात हो, लोगों के आर्थिक उन्नति पे बात हो, तरक्की पे बात हो, पर कैसे मूल मुद्दों पे, और कोई व्यंग करके अगर उन मूल मुद्दों पे आना चाहे तो एक ट्रोल आर्मी बैठा रखते हैं कि उस ट्रोल आर्मी इतनी ट्रोल करती है, और उसी के माध्यम से, क्योंकि आज जो कई न्यूज़ें हैं वो भी ट्विटर पे अगर ट्रेंडिंग करने लगता है तो उसके माध्यम से बनती है। कई चीज ट्रेंडिंग में ला दी जाती है, और ट्रेंडिंग के लिए क्या तरीका होता है, एक साथ हजारों ट्वीट आप करने का काम करें और उससे ट्रेंडिंग बनने का काम हो जाता है। और उस ट्रेंडिंग के माध्यम से चीजें चलने लगी, तो कहीं ना कहीं नफरत की चीज को इतनी तेज ट्रेंड कराया जाता है, कई फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से, कई फर्जी चीजों के माध्यम से, और उसको कोशिश करी जाती है कि कैसे इस मुद्दे को हाईलाइट करा जाए। कोई बड़ी चीज है, कोई महत्वपूर्ण चीज है, उस मुद्दे को दबा के नफरत की घृणा की बात को, और आज सत्ता में बैठे लोग इसका बड़ा उपयोग कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल वो उससे कहना चाहूंगा। चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, शिवराज जी के अभी एक लड़का उन्हीं की विधानसभा का, उससे कोरोना पे कुछ सवाल करे तो उसके ऊपर एक लगा के उसे जेल भेज दिया गया, 5 दिन वो जेल रहा। एक व्यक्ति ने उसको जो एक डॉक्टर था, उसने अपनी एक पूरी वो बात रखी, 6 दिन से वो लड़का जेल के अंदर है, क्योंकि उसने बात रखी कि इनको गलत कोरोना है, इसकी रिपोर्ट नहीं आई, और जो भी बात रखी, एक अभिव्यक्ति की आजादी हिंदुस्तान के अंदर, स्वतंत्र प्रधानमंत्रियों की रही है इस हिंदुस्तान के अंदर। नेहरू जी जैसे व्यक्तित्व जिनकी आपने बात करी, ऐसे विचारक, ऐसे चिंतक जिन्होंने इस देश को एक अलग दिशा दी, उनके बारे में जो नफरत फैलाने का काम, जो घृणा फैलाने का काम, और उसे कहीं ना कहीं बड़े लोग प्रोत्साहित जो करते हैं, उनका भी एक योगदान है कि कैसे वो प्रोत्साहित करते हैं, कैसे उन लोगों को शाबाशी देते हैं, और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको अपने पास ज्यादा बैठा के कहीं ना कहीं उनको शाबाशी देते हुए उनको बेहतर रूप से उपयोग करते हैं। और रोज उसके ऊपर मीटिंग्स होती है, क्योंकि यहाँ के में एक बड़े जवाबदार व्यक्ति है नंद कुमार चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, उनका भी शब्द एक मीटिंग के अंदर कि ट्रोल आर्मी कैसी होती है, वो खुद सिखाते हुए कि हमने राहुल जी का वो आलू वाला वीडियो एडिट करके चलाया, वो देखो कितना अच्छा चला, वो एक पेपर में फ्रंट पे छपा, वो मीटिंग के अंदर कह रहे हैं। तो जो जवाबदार लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये वो सांप है जो आपको खुद को भी डसेगा। इस तरह के नफरत और घृणा करोगे, इस तरह की नफरत लोगों को सिखाओगे, तो नफरत निकल के आती है। जिसको प्रेम भाव सिखाओगे वो प्रेम के भाव से निकलेगा। पर आप कट्टरता, नफरत, लोगों को झूठ बोलना, और मूल मुद्दों से कैसे इस हिंदुस्तान की राजनीति बगल हटे, क्योंकि मूल मुद्दों पे जिस दिन बात हो जाएगी, लोग एजुकेशन पे बात करेंगे, लोग रोजगार पे बात करेंगे, लोग काम पे बात करेंगे, जिन मुद्दों पे सरकारों में आए उस पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों को दिक्कत होगी। और वो लोग सवाल कैसे खत्म करा जाए, तो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करो, और उसके लिए कहीं ना कहीं नफरत का बड़ा सहारा लिया जाता है। और नफरत के माध्यम से जो लोग सही बात लिखते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की ट्रोल आर्मी बिठा दी जाती है कि वो लिखने का साहस नहीं कर पाए, और लिखे तो आधे लोग के देखो इनको कितनी गालियां पड़ रही है, मतलब देखो ये कितना गलत लिखा है, मतलब हर चीज में, मतलब इवन तो अभी मैं राम मंदिर की बात हुई तो राम के चरित्र में भी घृणा। आज मैं एक लड़के का ट्वीट पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष राहत साहब, इंदौर से बड़े वरिष्ठ वो शांत हुए, राहत इंदौरी साहब, उनके प्रति जिस घृणा के भाव, मतलब कोई व्यक्ति शांत होता है जिसको पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा विश्व उनका उस डायलॉग को, पर उनके प्रति भी नफरत का कि भैया ये मंदिर बन गया तो इसलिए वो राहत जी शांत हो गए। मतलब जिस तरह के इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई नहीं होना, कार्रवाई किन पे होना, जिसने सत्ता के लोगों के खिलाफ थोड़ी बात अपनी जवाबदारी के साथ रख दी उसके खिलाफ कार्रवाई होना, किसी ने व्यंग कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना।
ये लगातार सरकारों के काम चल रहे हैं और इसके कारण इतनी बेहतर चीज का जिसका उपयोग हम कंस्ट्रक्टिव चीजों में ले सकते हैं, बेहतर चीजों के अंदर ले भी रहे हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है, देश और दुनिया में ले भी रहे हैं, कई लोग इसका उपयोग बेहतर करके भी ले रहे हैं। जिसका उपयोग बेहतर लेना चाहिए, पर हम नकारात्मकता के लिए, घृणा के लिए, लोगों के बीच में अमनस्ता फैलाने के लिए, गलत तथ्य इस देश के अंदर पहुंचाने के लिए इसका ज्यादा उपयोग लिया जा रहा है। और इस बात को ये जो लेने वाले वो ये नहीं समझ रहे कि इस तलवार, ये दो धारी तलवार है, आके खुद के ऊपर भी चलेगी और देश को इससे कितना नुकसान होगा, किस और देश को ले जाना चाहते हैं, जिन कर्णधारों के उन जिन परिस्थितियों में उन्होंने वो निर्णय लिए होंगे उसी का नतीजा है। देश इतना आगे है और हम इससे आगे की बात करें, आगे कैसे पहुंचाने का काम करें उसकी बात करें, ना कि इधर उधर की कि भैया मेरे पिताजी ने बड़ी क्या गलती महत्वपूर्ण की, बात कुणाल जी ने कही कि ये दुधारी तलवार है, इसका सकारात्मक इस्तेमाल होना था, पर हिंदुस्तान के संदर्भ में जो अनुभव आ रहा है वो अनुभव इतना बेहतर नहीं आ रहा है। मेरे साथ में पंकज चौधरी जी हैं। पंकज जी, आपसे समझना ये चाहता हूं मैं कानूनी पहलू को, फिर मैं सुनील कुमार जी के पास में जाऊंगा इसके समाधान के सवाल खोज के उत्तर जानने के लिए। तो पंकज जी से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, मैं वापस सुनील कुमार जी के पास रुक करता हूं। सुनील जी, समस्या पर तो हमने चर्चा कर ली, अभिव्यक्ति की आजादी हमें प्राप्ति इसके संदर्भ में बात कर ली, पर संकट है विश्वसनीयता का। सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अमेरिका और भारत में एक अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने कोरोना के संदर्भ में कोई ट्वीट किया, ट्विटर की इतनी ताकत रही, उसने देश के राष्ट्रपति जिसकी ताकत असीमित है उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। पर हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर ऐसे किसी राजा पे टिप्पणी कर दो तो आपको जेल में बंद किया जा सकता है, पर आपके संदर्भ में कोई कार्रवाई हो पाए, तथ्यों के संदर्भ में आप भले ही गलत प्रस्तुति करें, इस पर कोई कार्रवाई हो पाए, इसकी कल्पना नहीं कर पाते। जानकारियों के लिहाज से जितना भी गलत प्रसारित हो सकता है वो एक होड़ चली हुई है। मैंने संदर्भ दिया था आपको नेहरू जी के संदर्भ में, आपकी निगाहों से भी गुजरता है, आप स्वयं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। महात्मा गांधी के संदर्भ में, पुराने इतिहास के संदर्भ में, हर चीज के संदर्भ में अपनी सुविधा से तथ्यों की प्रस्तुति की होड़ चली है और पूरी की पूरी नई पीढ़ी भ्रमित हो रही है। समाधान क्या देखते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। लेकिन मेरे साथ में पंकज जी जुड़ गए हैं, काफी देर से जुड़े हैं। मैं एक बार कानूनी पहलू पे वापस उनके पास जाता हूं, फिर सुनील जी आपके पास आता हूं। पंकज जी, मेरा जानने का विषय ये है कि धारा 66A के तहत गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान समाप्त हो गए थे, ये हमें बताया गया था, पर पिछले एक साल से देख रहा हूं कि कोई भी जन अगर कुछ ट्वीट कर देता है, फेसबुक पे पोस्ट कर देता है, अब भी पुलिस उठा ले रही है। कुणाल चौधरी जी ने अभी आपके सामने जानकारी साझा की कि शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में एक टिप्पणी कर दी, 5 दिन तक लड़के को बंद करके रख दिया। कानून क्या कहता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट कर देना तो उसके संदर्भ में इतना बड़ा अपराध कि जेल में डाल दिया जाए। कानून की स्थिति क्या है? हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पंकज जी। देखिए, इसमें जो लॉ का एंगल है वो बिल्कुल स्पष्ट है जी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कई बार अपने आदेश दिए हुए, हाई कोर्ट वगैरह ने भी इसको अनुमोदित किया है समय समय पे जी। जहाँ तक लॉ की बात है, लॉ पुलिस समझती है और जो जागरूक लोग हैं वो भी समझते हैं लॉ को कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया के जो जितने आयाम है उस पे हमारी क्या लिमिटेशन है और हम क्या चीज पोस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये एक अवेयरनेस का ट्रांजिशन फेज है भारत के लिए, जहाँ पे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये जो तमाम जो हमारे सोशल मीडिया के बड़े आयाम हैं, जिनका उपयोग करना अभी भारत को समझना है, लोगों को समझना है। और इसमें जो लॉ पॉइंट है, लॉ पॉइंट में कभी पुलिस वायलेशन करती हुई नजर आती है, तो उसमें डेफिनेटली माननीय न्यायालय जो है उसमें संज्ञान लेती है और अपने निर्देशों के अनुरूप जो है उस पर कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के द्वारा कभी उन प्रावधानों का उपयोग न करते हुए, उनको निर्देशों की पालना न करते हुए सिलसिले से किसी मुद्दे पे जरूर पुलिस का एंगल प्रभावित दिख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे हो सकता है कि जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है या जो भी वहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी है, उनको पूरी नॉलेज ना हो, और नॉलेज हो भी तो हो सकता है कि गलत इंटेंशन से भी किसी मैटर्स में हम इन चीजों को पाते हैं पूरे देश में। जहां तक रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के समय में। आज के समय में जिस प्रकार से कोरोना के समय में हम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ऑफलाइन से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को
सही तरीके से एजुकेट करने की आवश्यकता है। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये कोई ऐसा पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। और आज जिस प्रकार आईटी सेल की जो भूमिका पूरे देश में है, कहीं ना कहीं आईटी सेल को जो युवा लग के और जिनके कुछ सैलरीज दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट हैंड से दी जा रही हो, चाहे वो किसी भी एक तरीके से दी जा रही है, इसको मैं खुल के नहीं बोलूंगा, तो वो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जो आप आईटी सेल बना रहे हैं और जिस प्रकार इसका दुरुपयोग हो रहा है, वो दुरुपयोग हम आने वाले समय में अपने देश के लिए, अपने खुद के लिए कहीं ना कहीं नासूर बना रहे हैं। हमको सबसे पहले इस सोशल मीडिया के अच्छे उपयोग को समझाना पड़ेगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इस प्लेटफॉर्म का बहुत बेहतर उपयोग करते आ रही है और आगे भी करेंगी। रही बात हमारे यहाँ जो भारत जो गांवों का देश है, जहाँ पे कि अभी भी लोग जो है जिनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इनको एजुकेट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से कुछ केसेस आप देख रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर का इश्यू हो, चाहे ऐसे लोकल लेवल पे अभी तमाम ऐसे घटनाएं होती है जो एक क्षणिक कोई टिप्पणी के साथ लोग भड़क जाते हैं और वो इमोशन का यूज होता है। तो इसमें पीछे आप जाएंगे तो मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास होता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे। तो ये घटना विशेष पे डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, ये कहना है पंकज चौधरी का। लेकिन मैं सुनील कुमार जी के पास वापस आ रहा हूं। सुनील जी से मैंने जो सवाल किया था कि जिस प्रकार से तथ्यों के साथ खिलवाड़ का सिलसिला चल निकला है इस देश के अंदर, और उसे रोकने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। सुनील जी, इस समस्या को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और कोई समाधान आपके पास है? फिर पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलूंगा, लेकिन सुनील कुमार जी आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, मैं हिंदुस्तान के आईटी एक्ट को अखबारों के लिए एक बड़े अपमान की बात मानता हूं, जिसको पार्लियामेंट ने बड़ी हड़बड़ी में पास किया। अब आप देखेंगे अखबारों के ऊपर मानहानि के मुकदमे होना करीब करीब बंद हो गया है। जैसे कि अखबार की कोई हैसियत नहीं रह गई, उसने किसी के खिलाफ लिखा तो उस पर कोई मानहानि का मुकदमा तक दायर नहीं करते। आईटी एक्ट को इतना हार्श बनाया गया है हमारे यहाँ कि लोगों को उसका इस्तेमाल ज्यादा आसान लगता है, उसके ऊपर कार्रवाई अधिक कड़ी दिखती है, सरकारों को इसीलिए वो सुहाता है। जिस समय आईटी एक्ट पार्लियामेंट में पास हो रहा था, सांसदों ने इसके ऊपर पूरी बहस नहीं की, लोग बहिर्गमन में लगे रहे और ये एक्ट पास हो गया, कानून बन गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि कल से लेकर आज तक हिंदुस्तान में टीवी के न्यूज चैनल्स को लेकर भी ये बात हो रही है कि न्यूज चैनल से जिस तरह से भड़काऊ बहस चलाते हैं, उससे एक व्यक्ति कल उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही गई और वो सदमे में या उसके बाद वो मर गया। एक दूसरे चैनल में एक फौजी रिटायर्ड जनरल वो माँ बहन की गालियां दे के निकल गया। तो केवल सोशल मीडिया गलत कर रहा है ऐसा सोचना गलत होगा। टीवी चैनल्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं और मैं आपको यहाँ बतला रहा हूँ, आपका चैनल अकेला चैनल है जिसका इन्विटेशन मैं मंजूर करता हूँ और किसी चैनल का इन्विटेशन मैं मंजूर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इतने भड़काऊ किस्म के काम टीवी चैनल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया उनसे पीछे रह गया है कई मामलों में। तो ऐसे हालत में कोई आसान उपाय, कोई आसान समाधान इसका मुझको नहीं दिख रहा है। और ये देश जिसमें बलात्कार की धमकी, रेप की धमकी देने वाले लोग अपने प्रोफाइल में गौरव के साथ देश के एक सबसे बड़े नेता का नाम लेते हैं कि ये हमको फॉलो करते हैं। अब आप मुझको बताइए कि देश का एक सबसे बड़ा नेता अगर बलात्कार की धमकी देने वालों को फॉलो करता है, उनका हौसला कैसे नहीं बढ़ेगा? और कानून इतना कड़ा है ये कि अखबारों में तो आप किसी का अपमान करके बच सकते हैं, सोशल मीडिया में आईटी एक्ट के तहत आप नहीं बच सकते। लेकिन सरकारें पर्याप्त कड़ी कार्रवाई ऐसी धमकी देने वालों पे नहीं कर रही हैं, राजनीतिक विरोधियों पे कर रही हैं। ये एक खतरनाक नौबत है कि जब हिंसा की, जुर्म की धमकी और हजार लोग धमकियां देते हैं, एक महिला पत्रकार अगर एक लाइन लिखती है तो उसकी माँ को, बहन को, बेटी को बलात्कार की धमकियां हजार लोग देते हैं और उसके ऊपर इस देश का आईटी एक्ट कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा एक्ट किसी काम का नहीं है जिसके ऊपर अमल ना किया जा रहा हो। किया जा सकता है, लेकिन अगर अमल नहीं किया जा रहा तो वो और खतरनाक हथियार, औजार बन जाता है। तो हम सोशल मीडिया को कोसने के बजाय इसको इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी जिस सरकार की है उसको देखें और इसका इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल खासकर जो लोग कर रहे हैं
उनको देखने की जरूरत है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो नहीं रही, सरकार कार्रवाई कर नहीं रही, केवल पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और एक संगठित तरीके से जब हजार हजार लोग किसी महिला को बलात्कार की धमकियां देते हैं, किसी पत्रकार को 2-2 हजार लोग उसकी बेटी से बलात्कार की धमकी दें, तो आप इस देश में मीडिया की आजादी, प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी, इन सबको कुचलने का एक संगठित काम कर रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण बात कही सुनील जी आपने, लेकिन मैं एक सवाल आपसे इसके साथ में पूछना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में तथ्यों के साथ जो खिलवाड़ का सिलसिला चला है, इसके संदर्भ में आप क्या समाधान सोचते हैं? मैंने अमेरिका के संदर्भ में उदाहरण दिया कि एक तथ्य गलत प्रस्तुत कर दिया, वहां के राष्ट्रपति ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, पर जो चिंताएं हैं वो इस संदर्भ में आप इतिहास बदल दे रहे हैं, आप लोगों के जीवन के जो कुछ अर्जित किया है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे रहे हैं, किसी के भी संबंध किसी के साथ बता दे रहे हैं, और इन तथ्यों को लोग भरोसा करते हुए आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। इस पूरे पर अंकुश के संदर्भ में भी कोई चिंता, कोई समाधान सुनील कुमार जी के पास है? देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ, सोशल मीडिया 10 साल 15 साल की उपज है हमारे यहाँ जी, लेकिन मैं इंटरनेट की शुरुआत के दिन से देख रहा हूँ कि नेहरू एक मुसलमान की औलाद थे। इस बात को इंटरनेट पे दसियों वेबसाइट बना के, स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ और इस तरह की बहुत सारी हिंदूवादी वेबसाइटें थी, मुझको बोलने में कोई हिचक नहीं है। उन लोगों ने नेहरू को बदनाम करने का काम किया। नेहरू अपनी बहन के साथ खड़े हैं, उसको उनकी बदचलनी का सबूत साबित करने की कोशिश की गई। तो इस देश में सोशल मीडिया के आने के पहले किताबें छपवा के भी नेहरू के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, और वोट से जिस काम को नहीं कर पाया वो गांधी की चरित्र हत्या करने के लिए, नेहरू की हत्या भी नहीं हो पाई थी लेकिन चरित्र हत्या उनकी आसान है उसके लिए। तो ये वेबसाइटें जो हैं ये सोशल मीडिया के आने के पहले से चल रही हैं, इनमें ये सब कंटेंट पहले से डला हुआ है, इनमें ये कंटेंट आज भी डला हुआ है। लेकिन जब तक हिंदुस्तान की सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, और आज तो मुझको ये लगता है कि बहुत से राजनीतिक दल जो कई प्रदेशों में और देश में सत्ता पे भी हैं, वो लोग इस काम को संगठित रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए, जिस वक्त देश के ताकतवर तबके, जिसमें सरकारें भी शामिल हैं, वो जब ऐसी हरकतों को बढ़ावा देती हैं, तो कानून तो एक किताब में छपा हुआ अक्षर है, उसको उठा के आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। आज आईटी एक्ट के साथ वही हो रहा है। आज आईटी एक्ट के साथ वही हो रहा है। ये सुनील कुमार जी की जायज चिंताएं हैं। मेरे साथ में पवन दुग्गल जी हैं। पवन साहब, आपसे इस विषय पर समझने के लिए बहुत कुछ है। जो चिंताएं सुनील कुमार जी ने साझा की उसे आगे बढ़ाता हूं। किसी राजनेता के संदर्भ में जो सत्ता में है उस पर अगर टिप्पणी कर दे रहे हैं तो तुरंत पुलिस घर से उठाकर ले जा रही है, पर बाकी के संदर्भ में किसी महिला को बलात्कार की धमकी एक के द्वारा नहीं, 10-10, 50-50, 100-100 लोगों के द्वारा, उस पर कानून मौन बना रहता है। अपेक्षा यह है अगर शिकायत करोगे तो कार्रवाई करेंगे, और अगर आपने शिकायत नहीं की है तो सोशल मीडिया पे वो धमकियां सरेआम फैल रही हैं, उस पर पुलिस मौन रह जा रही है। कानून की स्थिति क्या है साइबर एक्ट के संदर्भ में? क्यों नहीं रोक पा रहे हम इस प्रकार की विद्रूप परिस्थितियों को? जबकि सुनील कुमार साहब स्वयं कह रहे हैं कि कानून बहुत हार्श है, बगैर चर्चा के हुआ, लेकिन फिर भी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम रह रहा है जो एक समाज में विश्वास का, भरोसे का, शुचिता का वातावरण बना पाए। कानून होता किस लिए? समाज में शुचिता बनाए रखने के लिए, लेकिन इस मोर्चे पर तो पूरी तरह नाकाम है। केवल राजनीतिक दुराग्रह के अलावा साइबर कानून के अंतर्गत हम पा क्या रहे हैं? तभी कहता हूं कि साइबर कानून जो भारत का है वो एक अपंग कानून है। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया के संदर्भ में कोई ठोस प्रावधान प्रस्तुत नहीं करता। 2008 के संशोधनों में हमने एक धारा डाली थी, धारा 66A, जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसको 2015 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो तब से हौसले बुलंद हो गए सोशल मीडिया पे लोगों के। उन्हें लगा एक लाइसेंस उन्हें मिल गया है, जो वो कहना चाहें, जो करना चाहें कर लें, कानून कुछ नहीं कर पाएगा। और वो बिल्कुल सही है। कानून आज उनको पकड़ने में असक्षम है। हाँ, भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास जाएं तो वहां पर पॉलिटिकल विल नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो इस प्रकार के जो प्रावधान है उनका वो इन्वोकेशन कर सके। अधिकांश तौर पर तो पुलिस आपका साइबर मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है। उनको लगता है कि ज्यादा सीरियस
जो ऑफेंसेस हैं एक्चुअल वर्ल्ड में, उन पर तवज्जो देनी ज्यादा जरूरी है। बनस्पत सोशल मीडिया पर लिखा हुआ कुछ कंटेंट या आपकी मानहानि या कुछ और नुकसान जो आपको हुआ है। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में हमारा कानून 20 साल पुराना है। आवश्यकता है कानून का संशोधन किया जाए, वक्त के अनुसार उसे तारसंगत बनाया जाए और जो कानूनी प्रावधान है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स किया जाए। दूसरी बात, जहां कानून फेल किया है वो यह है जहां पर कानून एक बहुत ही सॉफ्ट ग्लव अप्रोच प्रस्तुत करता है इंटरमीडियरीज और सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति। सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति तो कानून इतना ज्यादा सॉफ्ट है, वो कहता है आप कुछ भी मत करिए, आप बैठे रहिए जब तक आपको अदालत से ऑर्डर ना मिले या आपको किसी सरकारी एजेंसी से ऑर्डर ना मिले। अगर कानून आपको ये बात बोलता है तो आप तो खुले आम एक तमाशबीन का रोल अपनाएंगे। आपके पता है आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत मेहम हो रहा है, गदर मच रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कानून आपको बोलता है कि साहब चुपचाप बैठे रहिए जब तक आपको कोर्ट का ऑर्डर ना मिले। आज के संदर्भ में जो भारत का जो कानून है, मुझे लगता है उसको जितनी ज्यादा आप टॉपिकल बनाएंगे और जितनी इफेक्टिव रेमेडी आप अफेक्टेड लोगों को प्रदान करेंगे उतना अच्छा होगा। एक जो आपसे बात और समझने की है वो ये है कि लोगों के पीछे ट्रोल करने के संदर्भ में, लोग संगठित तरीके से एक व्यक्ति के पीछे पड़ के उसे करने के संदर्भ में कानून इसके संदर्भ में भी कोई प्रावधान कर पाया कि एक व्यक्ति को निशाना बनाने के संदर्भ में सुनिश्चित तरीके से, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून चुप्पी साधे है जी, ट्रोलिंग को लेकर जी, साइबर स्टॉकिंग को लेकर, साइबर हैरेसमेंट को लेकर, साइबर न्यूसेंस को लेकर। तो ये लोग जब आपको ट्रोल करते हैं उन्हें उनके हौसले इसलिए बुलंद है, उनको पता है कानून में प्रावधान है ही नहीं और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना ही नहीं है। तो जब कानून में इतना बड़ा आपका ग्लेयरिंग लूप होल है जिसका दुरुपयोग और शोषण तमाम सारे स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, तो आवश्यकता बनता है कि पॉलिटिकल विल का इस्तेमाल करते हुए आप इस जो लूप होल है उसको एड्रेस करने का प्रयास करें। अच्छी बात तो है कि सरकार ने घोषणा करी है कि वो भारत के आईटी एक्ट का संशोधन करना चाहती है, बट कब आएगा संशोधन और किन किन टर्म्स में अमेंडमेंट आएगी वो अभी फिलहाल देखना बाकी है। पवन जी, आप तो बड़े अनुभवी आदमी हैं, लगातार इस विषय को देख रहे हैं। आपने अभी कहा कि सरकार ने कहा कि हम संशोधन करना चाहते हैं, पर जितने भी राजनीतिक दल हैं इनके पास में अपने तमाम संगठन होते हैं। एक नया संगठन इन सभी राजनीतिक दलों ने बनाया, उनके कुछ प्रतिनिधि अभी हमारे इस पैनल में भी शामिल हैं, वो है आईटी सेल। इस आईटी सेल के माध्यम से जो कुछ भी किया जाता है, आपका अपना तजुर्बा क्या है? ये अपनी पार्टी का प्रचार करने पर ज्यादा फोकस रहते हैं या दूसरी पार्टी का हनन करने के संदर्भ में ज्यादा तत्पर रहते हैं? हनन भी ऐसा नहीं कि अपने प्रति समर्थन जुटाना, दूसरी पार्टी की छवि खराब करने के संदर्भ में पूर्ण समर्पण के साथ सक्रिय रहना। इस संदर्भ में आपका अनुभव क्या बोलता है पवन जी? देखिए, मेरा अनुभव कहता है कि क्योंकि कानून का अभाव है तो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स को लगता है कि वो जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज तक भारत के पास फेक न्यूज संबंधी कोई कानून है नहीं। भारत का जो आईटी एक्ट 2000 है वो फेक न्यूज के बारे में बात ही नहीं करता। फेक न्यूज के बारे में डायरेक्ट प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड में भी नहीं है। हालांकि आप ब्रॉडली स्पीकिंग फेक न्यूज को आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी मान सकते हैं जो चीटिंग के लिए की जाती है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करती नहीं। तो जब आपको मालूम है कि इतना पॉलिसी में वैक्यूम है और फेक न्यूज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है कि आप किस तरीके से स्वयं अपने आप को अंकुश करेंगे। और यही कारणवश होता है कि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी पब्लिक डोमेन में मिलती है जो सत्य नहीं होती, जो असत्य होती है या जानबूझ के साथ असत्य के साथ उसको लेस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रॉडली अगर आप अपने नैरो मोटिव्स को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। और अगर हमने इतनी बड़ी चुनौती को अभी फिलहाल हैंडल नहीं किया तो बहुत जल्दी समय आने वाला है कि ये इतना बड़ा विकराल रूप ले लेगी कि जितने प्रकार से स्टेक होल्डर्स हैं, कल जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है वो सिलसिला वापस उन्हीं पर आ जाएगा और नुकसान पूरे राष्ट्र को होगा, समाज को होगा और नागरिकों को होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात पवन जी ने कही है, जितने भी विस्तार से उन्होंने पूरे पहलू को कहा। कुणाल जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही पवन जी ने, उसी को आगे बढ़ाता हूं। राजनीतिक दलों ने आईटी सेल बनाया, किस आईटी सेल के संदर्भ में हम उम्मीद कर पाए कि इन्होंने अपनी पार्टी की कृतित्व को इस देश के संदर्भ में बनाने के लिए काम किया? जितना भी काम या उपलब्धि के तौर पर जिनसे भी इंटरेक्शन होता है, देखते ही वो अपनी उपलब्धि ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस की आईटी सेल है तो भाजपा के किस नेता के खिलाफ हमने कितना ज्यादा पोस्ट करा दिया, अगर ममता बनर्जी की पार्टी है तो उसके खिलाफ कितना करा दिया,
कुल मिला के आपकी आईटी सेल्स जो राजनीतिक दलों की है वो सिवाय नकारात्मक चीजों को प्रोत्साहित करने के अलावा और किसी कार्य में सक्रिय नहीं दिखते। इसको लेके कोई तकलीफ कुणाल चौधरी जी आपको है? पहली बात तो बड़ी अच्छी बात दुग्गल साहब ने कही कि जिस तरह की अभाव है इच्छा शक्ति का अभाव, इच्छा शक्ति का है। कई कानून है, कई प्रावधान है और जो पुलिस प्रशासन को जो करना होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। जैसे शिवराज जी के इस केस में जब लड़के को जेल भेजा गया तो उसमें आईटी की धारा से केस नहीं जाया गया, उसमें 151 का केस कर दिया गया कि इससे शांति भंग होने की, और जो हॉस्पिटल में भर्ती था उसको डिस्चार्ज करा के कहीं ना कहीं शांति भंग होने की उम्मीद से उसे वो ना तो तहसीलदार ने जमानत दी ना एसडीएम ने जमानत दी, वो लगभग 5-7 दिन इसी तरीके से फिर उसके ऊपर अलग अलग धाराएं लगा के अलग अलग केस चला के अभी तक भी केस अंदर चल रहे हैं। तो ये एक प्रशासन खुद चाहता है कि उसको कैसा उपयोग करना है और सरकार बखूबी अपने हिसाब से इन चीजों का उपयोग करती है। स्पष्ट रूप से इच्छा शक्ति की बात है। दूसरी बात आपने कही आईटी सेल का। आईटी सेल, मैं भी कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल में यूथ कांग्रेस का भी चलाता हूँ। सारी चीजें हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे अपनी बेहतर चीज को, अपनी बेहतर बातों को आगे बढ़ाने। आप चाहे तो अभी कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के ट्विटर हैंडल को जाके देख लें, आज मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल को जाके देख लें, जो हमने काम किए 15 महीने में उन्हें गिनाने में लगे। पर जिन लोगों ने जिन मुद्दों पे आए, कैसे ध्यान भटकाया जाए, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मूलतः इसका दुरुपयोग करते हैं। वो लोगों के चरित्र की हत्या, जो आपने कही ना, चरित्र हनन क्या करते हैं, वो चरित्र की हत्या करने का काम करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का काम करते हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और इसके लिए उस आदमी में बैठे लोगों को शाबाशी दी जाती है जो लोग इस प्रकार से काम करते हैं, जो गलत और नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों के प्रति, और जिस प्रकार से सुनील कुमार जी ने, मैं इनसे प्रभावी हुआ और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जिस बात को रखा, आपने भी नेहरू जी से जिस बात को शुरू करा, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर लोग जिस प्रकार से लोगों की चरित्र हत्या, इतनी गांधी की हत्या उस समय नहीं हुई होगी जितनी हत्या उनके चरित्र की आज की तारीख में कर दी। गोडसे का महिमा मंडन होने लगा। इस देश में जो कातिल थे उनका महिमा मंडल अपने आप करने लगे, और जो इस देश के आजादी के बदन कुबेर थे उनके खिलाफ नफरत के भाव लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कोई भी प्लेटफॉर्म में कहता हूं खराब नहीं होता, ये सब प्लेटफॉर्म बेहतर के लिए होते हैं, अच्छाई के लिए होते हैं, इनका उपयोग किया जाए तो। पर जो इच्छा शक्ति उपयोग करने की है, जो उपयोग करने वाला है वो उसको किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, वो लगातार इसी चीज में है कि मतलब एक चीज सुरक्षा के लिए भी होती है और एक आक्रमण के लिए भी होती है, एक लोगों के खिलाफ करने के लिए भी होती है। तो जो नफरत के काम लगातार लोगों को, और इसी का नतीजा है कि इन साइबर उससे हम नफरत को फैलाते हैं, उस बात को करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। कैसे धर्म पे, जाति पे, संप्रदाय पे लोगों को एक दूसरे की नफरत सिखाने का काम। और ये नफरत का भाव हिंदुस्तान में, जो कि एक सहिष्णु देश था, इसमें सहिष्णुता खत्म होती जा रही है और असहिष्णुता ने इतनी बड़ी जगह ले ली है, और उसे ही विचारों को बना के उसी विचारों के माध्यम से और इसमें मुझे बोलने में कोई शंका नहीं, इस देश की जो सरकार अभी बैठी हुई है उसका बड़ा योगदान है कि कैसे इस देश के अंदर मूल मुद्दों से राजनीति को खत्म करी जाए, कैसे लोगों को डरा के, धमका के, उनके ऊपर केस लगा के किस प्रकार से आप देखते हैं किसी राज्य में सरकार गिर दी हो तो आईटी भी हो जाएगा, साइबर भी हो जाएगा, वहां पे सीबीआई भी, ईडी भी, आईबी भी, सब एक तरह से एग्रेसिवली काम करेंगे। और पहले जब नहीं करनी हो तब तक कुछ नहीं करेंगे। क्या इनका काम सिर्फ ये एक पपेट की तरह काम करने का? लगभग लोगों के प्रति जो कैसे कार्रवाई करी जाए, कैसे गलत कार्रवाई करी जाए, और जो अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात अगर कोई रखता है तो उसके खिलाफ ट्रोल आर्मी को बैठा दिया जाए कि उसकी मूल भाव की बात का संदर्भ क्या है। उसकी आज आरटीआई एक्ट को खत्म करने की बात चल रही है, उस पर कोई ट्रोल करता है तो कोई प्रतीकों के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, कोई इधर की बात करता है, कोई उधर की बात करता है, पर जिस एक्ट को खत्म करने की बात करी जा रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ट्रोल आर्मी उसके खिलाफ दूसरों को गाली देना, नफरत करना, उस तरह की बात करने का काम है। देखिए, मेरा जानने का विषय इससे आगे का है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मौजूद हैं पवन दुग्गल साहब। एक राहुल गांधी का वीडियो चलता था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से जितना बन सका ना उसे शेयर करते थे। इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। भाषण पूरा नहीं था, उसका एक हिस्सा अपनी सुविधा से काटा और फेसबुक पर शेयर किया, व्हाट्सएप पर शेयर किया, भरसक चलाया। आप तो आईटी सेल के प्रमुख हैं, आपसे जानना चाहता हूं, इन तरीकों के इस्तेमाल से कमोबेश ऐसी कोशिशें कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी की जाती हैं, सारे राजनीतिक दलों द्वारा,
आप लोग तो मोर्चे पर तैनात हैं, आपसे जानना चाहता हूं, बात करते हैं आप लोग देश बनाने की, बात करते हैं दुनिया में देश को खोया हुआ गौरव लौटाने की, काम इस प्रकार के कर रहे हैं। एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी के आज तक उस वीडियो को लेकर ये नहीं बोला कि ये बात सही नहीं है, किसी ने कोशिश नहीं की कि इसके संदर्भ में वस्तु स्थिति हम स्पष्ट करें, चाहा यही कि ये भ्रम की स्थिति जितना हो सके और ज्यादा बने। क्या कहेंगे, क्या आईटी सेल राजनीतिक दलों की इन्हीं कामों के लिए रह गई है कि भ्रम का वातावरण देश में बने? कानून बन भी जाएगा, पवन दुग्गल साहब कह रहे हैं कि अभी तो अपंग कानून है, सक्षम कानून भी बन जाएगा, तो इसके संदर्भ में कानून क्या कर लेगा कि अगर बयान का आधा हिस्सा ही आप शेयर कर रहे हैं तो? हिमांशु जी, मैंने आपको बताया, आईटी सेल जो हमारा कार्य करता है, जैसे हमने कोरोना काल में भी किया है जी, हमने बहुत अच्छे कैंपेन इसके अंदर रन किए हैं। फीड द नीडी कैंपेन हो गया, चाहे फेस मास्क की बातें हो गई, और हमने बहुत लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाई हैं जी। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सोशल मीडिया का यूसेज किस तरीके से पॉजिटिव ढंग से करना है हमें आगे जी, उसके बारे में हम एक सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रहा है, जैसे हमारे विधायक जी अभी बता रहे थे कि एमपी कांग्रेस का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वहाँ पे वो सारा ही प्यार बरसा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मैं उनके 2 दिन के पहले का ही ट्वीट ले लेता हूँ, जिसमें वो लिख रहे हैं, भाजपा को दलित और आदिवासियों से नफरत 1 सप्ताह में 2 बार सामने आई। भाजपाइयों दलित और आदिवासियों से इतनी नफरत, इस तरीके के ट्वीट डाल रहे हैं, जबकि इनके खुद के दलित एमएलए के घर बैंगलोर में लोग फूक रहे हैं और उसमें कोई बड़ा नेता उनका एक ट्वीट करने से भी डर रहा है। तो आप इस विषय पे मत आए, अगर इस पे मैं आऊंगा तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पोल खुल जाएंगी। तो हमें ये तय करना है कि अब किस पॉजिटिव ढंग से हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। सुनील कुमार जी की बात बहुत अच्छी मुझे लगी इस पूरे चर्चा के दौरान कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हर टूल का हम गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हर समय हम पॉजिटिव ढंग से करते हैं। और रही बात ट्विटर, फेसबुक, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस बारे में पता भी होगा, हमारे पवन दुग्गल जी जो साइबर एक्सपर्ट हैं, कि ये भी इंटरनल ऑडिट और एल्गोरिथम के थ्रू जो इस तरीके के जो नफरत फैलाने वाले हैंडल्स हैं उनको ब्लॉक करती है कंपनी और उनको बंद भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे धड़ल्ले से चल रहा और कोई देख नहीं रहा इस चीज को। कोई भी अगर फेक न्यूज होती है आप उसको रिपोर्ट कीजिए, और रिपोर्ट करने के बाद वो अकाउंट तक बंद हो जाता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो फेक न्यूज और गलत चीजें और गलत बात, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जहाँ पे उनको डिलीट तक बड़े बड़े अकाउंट्स को करना पड़ा। लेकिन हमें आगे का रास्ता इस तरीके से तय करना है कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसको किस तरीके से पॉजिटिव सकारात्मक चीजों को हम फैलाएं, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्ध है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, ये दावा है अरुण यादव जी का। पंकज चौधरी जी, पवन दुग्गल साहब ने जिस बात को कहा उस पर आपका अनुभव साझा कराना चाहता हूं। कानून अपंग है, कानून और सख्त बन जाएगा तो कानून तो धारा 66 जोड़ी गई थी 2008 में, लोग चले गए सर्वोच्च न्यायालय अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दी, नया कानून भी बन जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि व्यवहार में इसका समाधान निकल जाएगा? यह आत्मानुशासन से होगा या संसद में कानून बनाकर? देखिए जी, पुलिस के नजरिए से बात करें तो अभी भी पुलिस के पास जो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, और साइबर एक्सपर्ट्स और साइबर सेल की अभी डिमांड्स पूरे देश में है पुलिस यूनिट्स के लिए। और जो आपका जो लोअर स्टाफ है, जो नीचे का स्टाफ है, सीआई से नीचे का स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं अभी साइबर केसेस के लिए उतना पारंगत नहीं है जो। तो वो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग पे अभी भी विश्वास कर रहा है, और वो तभी इस तरह के मामले, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड या साइबर से रिलेटेड मामले को बेहतर तरीके से, एक्सपर्टाइज तरीके से देख पाएगा जब वो पारंगत होगा। तो अभी ये ट्रांजिशन फेज है, पूरे देश में है, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं करूंगा, जहाँ पे कि इनको कोशिश की जा रही है कि साइबर सेल्स और जितने भी सब इंस्पेक्टर नए भर्ती हो रहे हैं, जो कांस्टेबल्स नए भर्ती हो रहे हैं, इनको अधिक से अधिक जो टेक्निकल नॉलेज हो, ताकि वो इस पे अपना ध्यान दे सकें और अपना इंटरेस्ट से इस पे सॉल्व कर सकें। क्योंकि किसी भी मैटर पे पुलिस के लिए तो एक चर्चा में अच्छी बात कही गई कि पॉलिटिकल
विल होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल विल अगर किसी छोटे मैटर में भी है तो उसको वो तुरंत सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, और अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो बड़े से बड़ा मैटर भी आपके सामने नहीं आ पाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात पंकज चौधरी जी ने भी उस बात को रेखांकित किया जो बात सुनील कुमार जी से निकली थी। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति की है कि वस्तुतः हम कोई समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कानून के संदर्भ में जरूरत महसूस कर रहे हैं। पवन दुग्गल साहब बहुत स्पष्ट हैं कि वर्तमान कानून से समाधान नहीं निकल सकता। पंकज चौधरी जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कानून बन भी जाएगा तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है कि वह उसे क्रियान्वयन कर ले। जब किसी बड़े नेता के संदर्भ में बात होती है तो कार्रवाई, महिला को 100 लोग बलात्कार की धमकी दें तो अभी कानून मौन बना तमाशा देखता है। इस विरोधाभास के बीच में समाधान तो हमें खोजना है। उम्मीद है कि इन चिंताओं को जिम्मेदार लोग समझेंगे और सोशल मीडिया के चलते जो कुछ खतरे देश के सम्मुख आ रहे हैं उनका समाधान निकालेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब हमारे जो आज का समय है, आज की प्रासंगिक पंक्तियां आज के शेर के संदर्भ में, ये भी हमने सोशल मीडिया के मद्देनजर चुना है। राहत इंदौरी साहब न केवल इंदौर के, न केवल मध्य प्रदेश के, बल्कि पूरे देश के गौरव थे। उनके द्वारा किसी समय पर कोई शेर पढ़ा गया, उसको लेकर उन्हें पिछले 2 दिन से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि राहत इंदौरी को है। वह देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। जिन्होंने यहां तक लिखा कि मैं जाऊं तो मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, उसकी वतन परस्ती को लेकर अगर सवाल उठाया जाए तो ये कितना जायज है। लोग इस बात पर नाराज हैं कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर ऐसा शेर कैसे लिख दिया, लेकिन वही लोग नाराज हैं जिन्होंने 2004 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी को खारिज कर दिया। 5 साल तक सरकार चलाई, 2004 में जनता के बीच में गए, जनता ने खारिज कर दिया। उन खारिज करने वालों में इस देश के नागरिक के तौर पर अगर राहत इंदौरी थे तो इतना ऐतराज कैसा। इसलिए हमारी आज की जो पंक्तियां हैं वो राहत इंदौरी की दी हुई हैं। राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि के साथ कि उन्होंने ये कहा कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, कि जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिश में पतंगे उड़ाया करो। तो राहत इंदौरी साहब ने जो कहा था, सोशल मीडिया के संदर्भ में जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को समर्पित। सोशल मीडिया में बैठकर मोबाइल पर कुछ टाइप करके सवाल उठा देना आसान है, लेकिन उस सवाल उठाने से पहले एक बार सोचिए तो सही कि अगर आप स्वयं उस जगह पर होते तो आपका निर्णय, आपका साहस, आपका फैसला क्या होता। उसके बाद अगर आपकी उंगलियां वही लिखने के लिए आपको इजाजत देती हैं जो आपने लिखा है तो फिर लिख डालिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सदर प्रणाम।